नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान की ओर से। आज के हमारे मेहमान हैं सिंगापुर के कवि और लेखक, जिनका नाम है विनोद दुबे जी। इनके परिचय में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये भदोही जिले के एक गांव में जन्मे, पेशे से जहाजी और दिल से लेखक हैं। केजी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम स्कूल से करने के बाद मर्चेंट नेवी के पैसों की खुशबू इन्हें समंदर में कुदा गई। आईआईटी जेईई की रैंक के जरिए इन्हें भारत सरकार के इकलौते प्रशिक्षण पोत टीएस चाणक्य से मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग पूरी करने का अवसर मिला। ट्रेनिंग में ऑल राउंड बेस्ड कैडेट का खिताब मिला और नॉटिकल साइंस में स्नातक की डिग्री मिली। उसके बाद जहाज की नौकरी में ये एक्सोन मोबिल जैसी फॉर्चून 500 में स्थान प्राप्त मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते रहे। कैडेट से कप्तान बनने तक के 12 सालों के खानाबदोश जहाजी सफर, सभी महाद्वीपों में भ्रमण ने इनके अनुभव के दायरे को विदेशों तक खींचा। कैप्टन बनने के बाद ये फिलहाल सिंगापुर की एक शिपिंग कंपनी में प्रबंधक के पद पर नियुक्त हैं और फिलहाल इनका पारिवारिक घोंसला भी सिंगापुर की डाल पर है। सिंगापुर में रहते इन्होंने कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी यूके से एमबीए में गोल्ड मेडल हासिल किया और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड शिप ब्रोकर की मेंबरशिप भी हासिल की। पढ़ाई लिखाई का सिलसिला जारी रहा। इसी बीच इन्होंने पहला हिंदी उपन्यास इंडियापा हिंदी युग्म ब्लू द्वारा प्रकाशित हुआ। उपन्यास इंडियापा पाठकों में विशेष चर्चित रहा और अमेज़न पर कई दिनों तक बेस्ट सेलर बना रहा। इसकी सफलता से प्रभावित हिंदी युग्म प्रकाशन ने अगले संस्करण में इसे हिंदी युग्म ब्लू से हिंदी युग्म रेड में तब्दील किया। ऑडिबल पर इंडियापा का ऑडियो वर्जन भी आ चुका है और इसका अंग्रेजी अनुवाद जनवरी 2022 में प्रकाशित होने वाला है। तो इस तरह से इनकी यात्रा जारी रही। काफी उपलब्धियां भी इन्होंने प्राप्त की हैं, जैसे कि सिंगापुर में हिंदी के योगदान को लेकर HEP हाईली इनरिच्ड पर्सनालिटी का पुरस्कार भी इन्हें मिला है। कविता के लिए सिंगापुर भारतीय उच्चायोग द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। संगम सिंगापुर पत्रिका के हर अंक में कविताएं और यात्रा वृत्तांत छपते हैं। देश विदेश के लगभग 100 से अधिक कवि सम्मेलनों में हिस्सा ले चुके हैं, जिसमें अशोक चक्रधर, लांछीकांत वाजपेयी इत्यादि मानन्दित शामिल रहे हैं। अनेक संस्थाओं से जुड़ाव और कविताएं प्रस्तुत की हैं, जैसे सिंगापुर संगम और नेदरलैंड साझा संसार, यूके वातायन। नेदरलैंड की प्रवासी पत्रिका में यात्रा वृत्तांत छप चुका है। मीराबाई चानू पर इनकी लिखी कविता इंडियन हाई कमीशन ने इन्हें बधाई देने के लिए ट्वीट भी किया है। इन्होंने अपनी एक और किताब जाहिर की है जिसका नाम है जहाजी, जो अभी फिलहाल में ही छपी है और इसी उपलक्ष्य में हम आज इनका साक्षात्कार कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं सिंगापुर के कवि और लेखक से, जिनका नाम है विनोद दुबे जी। नमस्कार, विश्व साहित्य सेवा संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। धन्यवाद तनसुया जी। आपकी पुस्तक पढ़ी हमने, जहाजी, बहुत ही सुंदर कैसी लगी कविता। आपको? बहुत बहुत अच्छी और बहुत ही सुंदर कविताएं लिखते हैं आप। और आप मुझे बताइए, अपने बचपन के बारे में बताइए कुछ। बचपन के बारे में मेरा जन्म एक बनारस के पास भदोही एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। उन दिनों में बनारस ही हुआ करता था, बाद में उसको अलग बनाया। तो वहीं पे एक छोटे से गांव में हुआ है। और मेरा पूरा बचपन बहुत हार्डकोर यूपी बिहार के गांव में ही गुजरा है, जहाँ गांव मतलब जहाँ बिजली नहीं है या फिर कुएं से पानी निकालते हैं। शहर जाने के लिए आप पैदल 5-6 किलोमीटर जाते हैं और फिर बस पकड़ते हैं।
इस तरह के गांव में ही जन्म हुआ है, और मेरे लेखनी को उसने बहुत धार दी है, उस परवरिश ने। तो बचपन को जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत पूरा गांव ही याद आता है, बचपन पूरा गांव ही याद आता है। और इनफैक्ट कई बार मेरी एक कविता है कि मैं इंसान अपने वर्तमान के सीने पर अतीत की गठरी लिए फिरता है। जी। तो जैसे फिल्मों में फ्लैशबैक होता है, वैसे शहर में रहते, इवन सिंगापुर में भी रहते, मुझे कई बार वो गांव फ्लैशबैक में आता है, कहीं भी याद आता है। तो बचपन की यादों में गांव ही है। जी, ये एक्चुअली एडवांटेज होता है उन लोगों के लिए जो गांव से बिलोंग करते हैं कि उन्होंने एक तरह से दुनिया का हर कोना देखा होता है, जो हमारे बच्चे नहीं देख सकते, हम वो भी देख चुके हैं। बच्चों ने नहीं देखा कि गोबर के उपले कैसे पाथे जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हमने उन्हें महसूस किया है, हमने उन्हें देखा है। बारिश आती है जब उन्हें कैसे उठाकर हम अच्छे से एक कमरे में रखते हैं ताकि वो गीले ना हो जाएं। हम उस गड्डी में भी बैठे हैं जिसमें 2 बैल हुआ करते थे और हमें बड़ा शौक होता था कि हम रस्सी पकड़कर उनको हाँकें, और जिसके लिए हमारे चाचा पापा मना किया करते थे कि कहीं बैल पूंछ ना मार दे। हाँ हाँ। तो हमने चलिए, वो मुझे खुशी है कि आपने भी वो सब देखा है। आपने गोबर के बिल्कुल उपले बिल्कुल, बोले तो हमारे मुझे बहुत। दादाजी जो हैं वो प्रॉपर खेती वाले इंसान थे, तो हम हर गर्मियों की छुट्टी में मुंबई से जाया करते थे। तो हम 2-2 महीने वहां पर बिताते थे। नदी में तैरना, दहारवा में तैरना, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं। और खेतों में, खलिहान में कैसे बैल घुमाए जाते हैं, कैसे अनाज को ऐसे ऐसे छाना जाता है, वो सारी चीजें हमने देखी हैं। तो ये हम मतलब अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हमने अपने जीवन में, इस जीवन काल में 40-45 साल की उम्र में एक ऐसा कोना भी देखा है जो बहुत सारे लोग अनजान हैं उन चीज से, और एक ऐसा कोना भी देखा है जिनसे भी बहुत सारे लोग अनजान हैं, जो हमने बचपन में जिनके साथ हमने गुजारा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि जो मैं सोच रहा हूँ या बोल रहा हूँ आप तक बात पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेगी। और आप मुझे बताइए कि आपके गांव से जुड़ा हुआ कोई ऐसा किस्सा हो जो आप बताना चाहते हो श्रोताओं को। गांव से जुड़ा हुआ किस्सा, अगर बहुत से किस्से हैं, पर अगर एक बताना चाहूँ तो मुझे गांव में सबसे बड़ा जो इशू है, जो आप भी मानती हैं कि गांव का जो रोमांटिसिज्म है वो अपनी जगह है, पर वहाँ की जो आर्थिक परेशानियां हैं, या फिर वहां से बाहर निकलने का जो की जो जद्दोजहद है, वो हम सब बच्चों के मन में रही कि हम बेहतर जिंदगी देखें और जानें। तो वो मुझे एक याद आता है। एक बार मुझे मुझे बचपन में लगा कि यार, ये सारे दोस्त तो गाय लेके चले जाते थे दोपहर में, और गायें चरती थी, हम घूमते थे, अपना कुछ खेलते रहते थे दिन भर। तो मुझे वो एक इंसिडेंट बहुत बहुत साफ साफ मेरे मन में है कि एक बार मैं गया ऐसे ही, और पूरे दिन भर गाय चराता रहा, और शाम को लौटा घर। तो दादी वगैरह बड़ी खुश हुई कि जैसे तो बच्चा बड़ा हो गया, मतलब इसने जिम्मेदारियां ले ली हैं। तो काम करने लगे। हाँ। मुझे फिर एक गिलास दूध मिला कि भाई आप दूध पीजिए, और बड़ी इज्जत से मुझे रखा गया। तो माँ थी, गांव में तो आप जानती हैं घूंघट करती हैं माएँ, सामने नहीं आती हैं। जी तो जी। वैसे तो मेरी बड़ी इज्जत थी घर में, चाचा वगैरह से बड़े खुश थे कि यार छोटा सा लड़का है और इतना बड़ा जिम्मेदारी ले रहा है। तो माँ, मैं दूध पी रहा था तो मेरे पास आई और बोली कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया है कि तुम भी यही करके अपनी जीवन खत्म करो। मैं चाहती हूँ कि तुम हम सबको यहाँ से बाहर निकालो। तो वो चीज मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। जी। तो मोटिवेशन के तौर पे जब भी किसी से शेयर करता हूँ तो वो बात मैं हमेशा शेयर करता हूँ। उसका भी अपना एक अलग मजा था। अगर देखा जाए तो अभी भी ऐसे बहुत सारे, सिंगापुर हो चाहे यूएस में, जो छोटे छोटे गांव से निकल कर आए हैं, उन लोगों ने अपने घर में होने वाले जो कारोबार है उस पर जरूर सहयोग दिया है। आप गाय चराने की बात करते हैं, कुछ लोगों ने मतलब सब्जियां भी बेची होंगी, अगर उनके घर में सब्जियों का कारोबार रहा होगा, या उन्होंने अपने खेत भी काटे होंगे। और मुझे लगता है बिल्कुल कि इसमें कोई हर्ज नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। आप जहां से निकले हो अगर वहां का कार्य नहीं करोगे तो फिर आप क्या करोगे। कार्य करना बिल्कुल चाहे बिल्कुल। किसी भी प्रकार का हो, वो जिम्मेदारी है एक तरह से। कोई कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता है। वही गायें जिनको आप चराने लेकर जाते हैं वही आकर दूध देती हैं, और वही दूध पी करके बच्चे बड़े होते हैं वहां के, और इतने स्ट्रांग होते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं।
बिना तो दवाइयों के, बिना किसी परहेज के लड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे इतिहास में, अगर हमारे पौराणिक इतिहासों में देखा जाए तो हमारे कृष्ण भगवान जो गाय चराया करते थे, क्योंकि उस समय उस तरह का कल्चर हुआ करता था, और वो बहुत ही तनाव मुक्त होता है, उसमें कोई तनाव नहीं होता है। हाँ, मुझे लगा कि ये जीवन तो बड़ा सिंपल है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं, गाय लेके चले जाइए, किसी के अच्छा, खेत अब में उसमें घुसाइए, बहुत चराइए, हो बड़ा गया। प्रेम भी जुड़ा हुआ होता है, कि मुझे याद है अच्छी तरह से कि हमारे घर में एक भैंस हुआ करती थी, मतलब 10-12 भैंसें हुआ करती थी, जिसमें से एक भैंस को दादी ने बेच दिया था। अच्छा, अब वो जब वो चर कर आती थी तो वो आकर हमारे फाटक में ही खड़ी हुआ करती थी, और हमें देखकर बड़ा दुख होता था कि इसे कोई और लेके जा रहा है और इसे नहीं जाना है। तो हम बच्चे मिलकर हम लोग कहते थे कि नहीं, इसे वापस ले आओ, इसे मत बेचो, मतलब इसे नहीं जाने दो कहीं और। तो ये आपने तो देखिए, प्रेमचंद के हीरा मोती की याद दिला दी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोगों ने खुद महसूस किया है इस बात को, कि वो गाय के अंदर, वो भैंस के अंदर भी इतना प्यार है कि वो नहीं जाना चाहती अपने मालिक को छोड़कर, अपने उन बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। को, वो अपने उस जगह से इतना प्यार करने यहाँ लगी है। तो यहाँ यहाँ जहाँ तक कि मुझे इंसानों का, हाँ बताइए। मुझे याद है, आपने कहा तो इंसिडेंट याद आया है कि मैंने अपनी दादी को, दादी बहुत स्ट्रांग थी बचपन में, बहुत वो थी, क्या बोलते हैं, डांटने वाली और पूरा कंट्रोल करके रखने वाली। पर उनको पहली बार मैंने रोते हुए देखा था जब मेरी भैंस का देहांत हो गया था और उसे लोग ले जा रहे थे सब लोग। जी तो जी। मैंने उनको पहली बार रोते हुए देखा, और मैं छोटा था, और वो भी इंसिडेंट मेरे दिमाग में बहुत बना हुआ है कि मतलब इस तरह का प्रेम है कि जो औरत इतनी मजबूत है परिवार को लेके, लोगों को लेके, और वो एक उसे रो रही है। स्नेह होता है पशु पक्षियों से, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सराहनीय बात है। मैंने खुद देखा है कि जब हमारे यहाँ जानवरों की डिलीवरी हुआ करती थी, भैंसों या गायों के, तो उत्सव मनाया जाता था। मेरे दादाजी एक टांग से खड़े होकर राम राम भजते थे कि भगवान अच्छे से डिलीवरी हो जाए और दोनों ही, जच्चा बच्चा दोनों बच्चा स्वस्थ बच्चा रहे। स्वस्थ रहे। तो ये जो मूवमेंट हुआ करते थे, ये बहुत ही अनोखे होते थे हमारे लिए। मतलब घर में एक तरह से खुशियों का माहौल आ जाता था, और तो हमारे बच्चे उनसे वंचित हैं इन इन तो मूवमेंट। मुझे लगता है, मुझे यही लगता है कि वो संवेदनाएं, किसी को अच्छा बुरा तो नहीं कह सकते, किसी का कहीं पैदा होना उसके बस में नहीं है, लेकिन वो संवेदनाओं की गठरी जो हमारे साथ चली आई है, वो बड़ी तेजी से छूट अनोखी गई है, और है। शायद अब नहीं आएगी किसी के साथ, आसान बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल, और वो अनोखी है। वो चीजें जब हम याद अनोखी है। करते हैं तो वो हमारे लिए एक ऐसी विरासत है जो शायद ही किसी को नसीब होगी, मतलब अब बिल्कुल। के जमाने में, क्योंकि अब भी जैसे गांव बिछड़ रहे हैं, मतलब गांवों का बदलाव हो रहा है। तो फिर से इस तरह से बच्चे देखें, और बच्चों की मानसिकता भी बदल रही है, तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें ना ही बदलें तो ज्यादा बेहतर है। जी प्रकृति को तो रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी यादें अपने साथ सहेज कर रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपका लिखने का शौक कैसे पनपा? किसी की याद में, या किसी कहानी से, या किसी व्यक्ति ने आपको प्रेरित किया लिखने के लिए? लिखना, मैं अगर ध्यान से सोचूं तो मुझे लगता है कि स्वभावतः मुझे लिखना पसंद था। अब ये अंदर से कहीं होगा, क्योंकि मेरे परिवार में, मेरे पिताजी के परिवार में हम लोग पूजा पाठ करने वाले पंडित लोग थे, तो हम शास्त्रों और उसकी बातें करते थे, पढ़ते थे, लेकिन खुद लिखना है, खुद वो संवेदनाएं डालनी है, हम लोग लीक पे चलने वाले लोग थे कि ये लिखा है सत्यनारायण की कथा में, ये पढ़ दिया और ये हो गया। हम्म, खुद से लिखना, ये हमारे परिवार में नहीं था, इसको बहुत इज्जत से नहीं लिया जा रहा था, कम से कम हमारे पिता के परिवार में। हम्म, माँ जो थी वो खुद पढ़ती थी, पढ़ी लिखी थी थोड़ी, तो माँ पढ़ती थी रामचरितमानस, हनुमान चालीसा वगैरह, पिक्चरों की बातें करती थी। तो एक सृजनात्मकता, मैं कहूँगा क्रिएटिविटी रही होगी माँ के अंदर। तो मुझे याद है कि एक हमारे गुरुजी थे सूर्यभान सिंह। उन दिनों में तो आपको पता ही है कि टीचर्स बहुत दूर दूर पोस्टिंग थी, तो हमारे गांव में उनकी पोस्टिंग थी। उनका घर तकरीबन 45-50 किलोमीटर दूर था, तो वहीं गांव में ही एक छोटा सा आश्रम बना के रहते थे। उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी, उनकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, शुरुआती सब कुछ अच्छा था, तो हिंदी बहुत अच्छी थी। और वही हर स्कूलों में 15 अगस्त, 26 जनवरी को आपको पता ही है कि बच्चों को खड़े होकर कुछ भाषण देना होता है, कुछ कविता करनी होती है। तो उसी में मुझे याद है कक्षा 7 में मैंने पहली कविता लिखी थी। क्या तो एक बात। गाना आया था उन दिनों, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, हम्म, कसम चाहे ले लो हमारी कसम, साजन का। तो उसमें गाना, तो मैंने उसको चेंज करके बहुत प्यार करते हैं भारत को हम, हम्म, कसम चाहे ले लो शहीदी कसम।
ऐसे करके लिखा और वो लोगों ने बड़ा बोला है बहुत अच्छा है ये तो मुझे लगा ये तो बड़ा सिंपल है, सब शब्द मिलाने हैं और इतनी इज्जत भी मिल रही है, इसको कंटिन्यू किया जाए। पर वो मन में आया क्योंकि गुरुजी के साथ रहता था, तो वो गाना वगैरह का वो था कि भाई आपको जाके कुछ प्रेजेंट करना है। लिखने का शब्दों के साथ राइमिंग का शायद मुझे अंदर से एक नैसर्गिक सुख मिलता था शब्दों को देख के पढ़ के, तो वो वहीं से आया। तो ये कविता जो थी ये मेरी पहली रचना थी जो मैंने स्कूल के लिए लिखी थी और सुनाई थी। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो इसके बाद फिर लिखने का सिलसिला आपका 7th स्टैंडर्ड से जो शुरू हुआ है उसके बाद बंद नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद नहीं। हर साल फिर मैंने सोच लिया कि 15 अगस्त 26 जनवरी को किसी और का लिखा हुआ भाषण नहीं दूंगा, मैं खुद ही लिखूंगा। तो वो मैंने शुरू किया लिखना और वो मैंने फिर तो रखा ही। स्कूलों में डिबेट वगैरह होते थे, गांव में रामलीला होती थी जहाँ कुछ आपको बोलना है जो आप अपने से ऐड कर सकते हैं, तो वो भी मैं खुद ही लिख के बोला करता था। बड़े सुनहरे दिन बिताए हैं आपने इस तरह। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कह सकता हूँ मैं, अब तो कह ही सकता हूँ। बिल्कुल कह सकते हैं, गर्व से कहिए। और आपकी लेखन कार्य को लेकर आपका परिवार किस प्रकार सहयोग करता है, आपकी धर्मपत्नी जी और आपके बच्चे? अब अगर आप देखेंगी तो जहाजी का जो मेरी जो अभी हाल फिलहाल की रचना है कविता संग्रह जहाजी, इसका डेडिकेशन, इसका समर्पण मेरी पत्नी को ही है। उसमें एक पेज इन्हीं के लिए लिखा, श्वेता के नाम। तो पत्नी का मेरे बहुत सहयोग है। मैं शुरू करूंगा, माँ का क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट था, बाकी परिवार का नहीं था, पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। ये चीज बड़ी उन्हें फिल्मी टाइप की लगती थी। यहाँ आके सिंगापुर में लिखना थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, लिखा जाना चाहिए। तो मैं पत्नी का खास तौर से इसलिए भी बोलूंगा क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे हमारा जीवन है पति पत्नी और बच्चे। यहाँ पे कोई बड़ा परिवार नहीं है गांव की तरह। आप तो गांव समझती हैं जहाँ पति आदमी बाहर रहता है, अपनी जिंदगी जीता है। यहाँ अगर आप अपना समय कहीं और लगा रहे हैं तो परिवार से आपको समय निकालना पड़ रहा है। तो वो मैं जरूर अपनी पत्नी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे कहा कि आपको इसमें सुख मिलता है, आप अच्छा लिखते हैं तो आप लिखें। और कोविड के दौरान ये जो वीकेंड वाली कविता का कॉन्सेप्ट है, ये भी जिसने इतनी रचनाएं कर दी, जिसने लेखनी में अनुशासन लाया, वो भी पूरी तरह उन्हीं को मैं इसका श्रेय देना चाहूंगा। क्योंकि उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप तो इतना कुछ लिखते हैं, लेकिन अगर आप मूड का या फिर किसी स्पेशल ओकेजन का इंतजार करेंगे तो शायद साल में 2-3 बार ही लिख पाए। तो आप क्यों नहीं हर हफ्ते एक रेगुलर बनाएं कि सैटरडे संडे को लिखें। तो मुझे शुरू में लगता था कि ये बड़ा कठिन काम है, पर वो कुछ ना कुछ रहता ही है। हमारे तो इतने त्योहार हैं, रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, नहीं तो आपके खुद ऑफिस की जद्दोजहद है, नहीं तो घर पे कुछ चल रहा है। तो फिर वो उन्हीं का वो था कि इसको बनाइए, तो यूट्यूब चैनल बनाया उन्होंने और फिर लिखने लगा। तो 2 कविताएं, जो वीकेंड वाली कविता जो 2021 की रचनाएं हैं, सारी 52 रचनाएं, और 2022 की रचनाएं जहाजी, ये 2 तैयार हुई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अब हमें उम्मीद है कि हर साल आपकी एक किताब आया ही करेगी जरूर। कोशिश रहेगी, कोशिश रहेगी। बहुत सुंदर। तो आपकी पुस्तक जहाजी हमने पढ़ी है। पृष्ठ नंबर 23 में एक कविता है जिसका नाम है माफी। आप अगर देखना चाहें। हाँ, मैं देख लेता हूँ, पेज नंबर 23। हाँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं अनुसुईया जी कि किसी भी लेखक को सबसे बड़ी खुशी मिलती है कि जब वो लिख रहा होता है तो जिन भावनाओं के साथ लिखता है, अगर किसी भी पाठक तक वो पहुंचे, किसी भी एक पाठक तक, तो उस लेखक के लिए उसका सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। तो मुझे खुशी है कि आपने इस किताब को देखा, इस कविता को। तो ऐसे लोग मिले, ऐसा नहीं कि कोई नहीं मिला, बट कोई भी मिलता है तो मैं उसको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम जिस भी दिन मैंने ये लिखा होगा, जो सोच के किसी तक वो बात पहुंची। चलिए, मेरे पास सामने माफी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आपने स्कूल से लेकर कॉलेज तथा संपूर्ण जीवन के मध्य आने वाली कुछ घटनाओं का जिक्र किया है। पढ़ते वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपने हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है कि कुछ स्कूल में कभी आपने माफी मांगी होगी या किसी ने आपसे मांगी होगी, या कॉलेज में, या फिर आने वाले और जीवन में आगे। तो क्या इन घटनाओं के पीछे कोई कहानी छिपी है जो सिर्फ एक कविताओं में निकल कर आ गई है? ये जो कविता है ना, मैं इसका, हाँ अनुसुईया जी बताएं। हाँ, आपकी आखिरी लाइन समझ नहीं आई जी। मतलब इन कहानी इन स्टैंजास से जुड़ी हुई कोई कहानी आप हमें बताना चाहेंगे, श्रोता सुनना चाहेंगे आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो भी लिखता हूँ नॉर्मली
मतलब एक समग्र रूप से ही लिखता हूँ। तो इस कविता में जैसा आपने कहा कि बचपन से लेकर अब तक का है, इस कविता के लिखने के पीछे एक उद्देश्य मैं छोटा सा बता दूं। जैन रिलीजन में एक त्योहार होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें होता है कि आप लोगों को फॉरगिव कर दें। हाँ हाँ तो हाँ, अब नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसी समय ये कविता लिखी थी। हाँ, मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट लगा। तो उस समय मैंने इसके बारे में सोचा, बचपन से लेकर। कहते हैं कि सबको माफ करना चाहिए, तो सभी से माफी मांगते हैं। करेक्ट। तो मुझे ये लगा कि हम अगर देखें अपने जीवन को, तो बचपन से लेके अब तक बहुत से ऐसे और खास तौर से कवि या संवेदनशील लोग, इसको, क्योंकि कुछ लोग बड़े अपने चीज को लेकर बहुत क्लियर होते हैं शुरू से, उन्हें भगवान ने ऐसा बनाया होता है, उन्हें उनसे लोगों को उन्हें कोई माफी की या परेशानी नहीं होती उतनी। पर जो संवेदनशील लोग होते हैं, हम जैसे लोग, पूरे जीवन में बहुत गुस्से या बहुत कई झुंझलाहट अपने को दबा के रखते हैं, और वो ऐसे, और स्कूल में रहता है, फिर आगे बढ़ जाते हैं, कॉलेज में आते हैं, फिर नौकरी में, फिर परिवार में भी कई चीजें रहती हैं जो बेचारे नहीं कर पाते हैं। तो ये जो मन का छोटा मोटा गुस्सा है, इस कविता का पूरा सारांश यही था कि क्यों रखना है दिल के बही खाते में इतना सारा गुस्सा उधार, औरों से क्यों रखनी अपेक्षा, कर लो उन्हें जैसे हैं स्वीकार, क्योंकि याद रखना तुम अपनी ही अक्स पर जमी धूल साफ करते हो, जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम खुद को भी माफ करते हो। सही बात है। तो मेरा जो कहने का एम यही था कि माफ कर दो, इसलिए नहीं कि तुम बड़े आदमी हो गए हो, माफ करके शायद तुम उससे मुक्त हो जाओगे, उस घृणा से, या मन में वो जो चीजें चली आ रही हैं, चिपकी हैं, वो सब मिट जाएंगी। बिल्कुल। तो छोटी छोटी घटनाएं स्कूल कॉलेज की बहुत होंगी। एक बहुत है, जो कि मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, और मर्चेंट नेवी बहुत ही अंग्रेजीदा माहौल है। तो वहां जब मैंने शिप ज्वाइन किया, तो वहां ज्यादातर मुझे बॉम्बे, दिल्ली के ही लड़के मिले, और चूंकि मैं पढ़ाई में जरूर अच्छा था, यूपी बिहार के लड़के लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इंग्लिश स्पेशली उतनी अच्छी नहीं होती, और जबकि आपका लिटरेचर इतना बढ़िया हो, हिंदी, लेकिन एक लैंग्वेज की वजह से आपको कई बार जलालत सा झेलना पड़ता है, कई बार आपकी संवेदनाएं भी आपको तकलीफ देती हैं। तो वो सब जो छोटा मोटा गुस्सा, आप मतलब मैं अगर याद करूं तो वो रिसेंटली है, तो मुझे अच्छी तरह याद है। तो वो सारे गुस्से, तो फिर मुझे लगा कि वो सब बीत गया, वो कहाँ चले गए, मैं कहाँ चला आया, वो सब चीजें अपने साथ ढोके कुछ रखा नहीं है। तो उन्हें एक बार बंद करिए आंख और बोलिए कि ठीक है यार, चलो जो था तुमने कर दिया, हो गया। अगर आप ऐसा कर देंगे तो शायद आप ज्यादा हल्के हो जाएंगे। बिल्कुल। तो शो मस्ट गो ऑन। मतलब हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे अंदर कुंठाएं भर देते हैं, लेकिन जो बुद्धि है उसे हम भाषाओं से माप नहीं सकते। भाषा और बुद्धि ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। और जिन लोगों ने भी ये चीज बनाई है कि जो अंग्रेजी के अलावा कोई और भाषा बोलने वाले अंग्रेजी बोलने वालों से नीचे होते हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है मेरे विचार। कोई भी भाषा, इवन एक नॉर्थ इंडियन अगर तमिलियन आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसकी लैंग्वेज है, वो अपनी मातृभाषा को, हाँ, आप जिस माहौल वो नहीं करेगा तो कौन करेगा उसको? कौन करेगा। भाषाएं सारी श्रेष्ठ हैं इस पृथ्वी में, जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी श्रेष्ठ हैं। तो सिर्फ एक किसी को भाषा के बेसिस पर आप ऊपर या नीचे आंकेंगे तो गलत, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। उसकी बुद्धिमत्ता अगर देखा जाए, तो अगर आप निकालें कि भारत में ऐसे बुद्धिजीव पाए गए हैं और हैं भी, जो वही मतलब भाषा ना जानते हुए भी आने के बाद ऐसी जगह स्टेबल रहते हैं कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता। तो वो अपने कर्तव्य के बल पर, अपने कर्म के बल पर स्थिर रहते हैं। भाषा को भी मात दे देते हैं, भाषा बोलने वालों को भी मात दे देते हैं। तो ये चीजें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा कोई भी इंटरव्यू देखेगा तो वो ये भी सीखेगा कि भाषाओं के बल पर किसी को छोटा दिखाना ये बिल्कुल ही आधारहीन है। और बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में अंग्रेजी को, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, तो मुझे लगता है इस तरह से हमने उसको हवा दे दी है। मेरे ख्याल से समय आएगा। अभी मैं फिलहाल चाइना गया था, मैं इस बात से बड़ा खुश था कि चाइना का जो अंग्रेजी के प्रति मोह था वो लगभग अभी खत्म होने की तरफ है। उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि हम स्वयं में शक्तिशाली हैं, हमें किसी भाषा की तरफ देखने की जरूरत नहीं, हम अपने में ही इतने बड़े हैं। बिल्कुल। आपको किसी का अनादर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को इस बात के लिए नहीं वाहवाही करने की जरूरत है कि वो भाषा है। बिल्कुल। आप जिस घर में हैं, अगर आप अपने बच्चों को प्रोत्साहन नहीं देंगे
तो वो बच्चे कैसा महसूस करेंगे। उसी तरह से सब अपनी भाषा, मातृभाषा है, अपने लोग हैं, अगर हम उन्हें उत्साह नहीं, उनका उत्साह नहीं बढ़ाएंगे, किसी और को महत्व देंगे, तो वो भावना जो है वो कहीं ना कहीं आपके घर को डिग्रेड करती है। तो इसी तरह से ये चीज हर किसी देश में भी लागू होती है। और ये एक बहुत सुंदर गुलदस्ता है कि अलग अलग तरह की भाषाएं, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह का कल्चर पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो क्यों हम हर जगह एक ही कलर को, एक ही रंग को लाना चाहें। आप ये भी समझिए कि जिसने बनाई है ये सृष्टि, उसने ये बनाया है कि ये एक बहुत ही सुंदर सा कलरफुल गुलदस्ता है। तो इसे एक ही रंग को हम महत्व दे करके इसके गुलदस्ते के रंगों को खराब ना करें। बहुत अच्छी बात कही आपने। जी जी बिल्कुल। तो हमें इन चीजों पर भी ध्यान रखना है, और कल्चर और भाषा, सभी कल्चर का सम्मान होना चाहिए और सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। तो अब हम अपना अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर, कि भारत से सिंगापुर तक का सफर कैसा था, कैसी रही आपकी ये जर्नी। कुछ इस बारे में बताएं आप हमें कि वहां से यहाँ तक आने में क्या समस्या आपको महसूस हुई, और क्या आपको ऐसे मतलब, या किस्मत ने साथ दिया, या आपने चाहा कि आपको यहाँ आना है। तो मैं जो मेरा टैगलाइन है, पेशे से जहाजी दिल से लेखक, तो मैं जहाजी हूँ। तकरीबन 21 साल की उम्र में मैं घर से दूर, 18 साल में हॉस्टल चला गया था, 21 साल में जहाजों पे जाने लगा था। तो बाहर जाना मेरा शुरू हो गया था 21 साल में, और मैं यहाँ आया तो मैं 34 साल का था। तो इन 13 सालों में मैंने लगभग दुनिया देख ली थी। इनफैक्ट मेरा जो दूसरा, पहला मैंने दुबई से ज्वाइन किया था और जहाज सीधा सिंगापुर ही आया था 2002 में। अच्छा। तो बाहर जाने को लेकर, बाहर को लेकर जो इनहिबिशन है या जो मन में बातें आती हैं, वो तो कतई नहीं थी। सिंगापुर भी मेरे लिए वैसे ही था। लेकिन कहीं जाकर स्थापित हो जाना, वहां रहना, वहां रोज मतलब वहां का जीवन जीना, जब जहां से जाते हैं तो आप बंजारे होते हैं। आप गए, शाम को गए, सुबह घूम के चले आए, आपने दोस्तों के साथ टाइम बिताया, देखा कुछ वहां की जो मेन चीजें हैं और चले आए। यहाँ रहना, यहाँ जाके अपना चावल दाल खोजना, यहाँ का मुस्तफा ढूंढना, यहाँ का लिटिल इंडिया ढूंढना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। बाहर जाने की वजह से वो डर तो नहीं था, मतलब मन में आदमी शुरू शुरू में बाहर जाता है तो थोड़ा उसको होमसिकनेस रहती है, तो वो तो नहीं थी। पत्नी के अंदर जरूर थी, क्योंकि मेरी शादी हुई थी उसके जस्ट कुछ साल बाद ही मैं यहाँ पे आ गया था। तो उनके लिए ये बड़ा वो रहा, इंटरेस्टिंग जर्नी रही, क्योंकि और स्पेशली हम लोग तो काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि सुबह चले जाते हैं और शाम तक लौटते हैं। तो उन्होंने, और स्पेशली वो भी हिंदी मीडियम है, और जिस तरह से उन्होंने यहाँ के पूरे उसको संभाला होगा, उसमें एक देखेंगे तो पेज 134 पे एक कविता भी है मेरी, सिंगापुर आई भारतीय लड़कियां, कि भारत में मैं जन्मी, वहीं की थी पढ़ाई लिखाई, हाथ थामे किसी का, मैं सिंगापुर गृहस्थी बसाने चली आई। ये कविता सिंगापुर में बहुत पसंद भी की गई है लोगों के द्वारा। तो ये उन्हीं की जुबानी है। और इसमें मैंने यही कहना चाहा है कि आप जब कहीं और जाते हैं तो बहुत, जैसे स्पेशली सिंगापुर तो ऐसा देश है कि आप यहाँ से बहुत अच्छा सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो हमेशा मन में एक बात रहती है कि यार इतना अच्छा है सब कुछ यहाँ पे, इसकी खुशी होती है। और इस बात का टीस होता है जो एनआरआई कविता में लिखा है कि आए सड़क है बिजली, तुम क्यों इतनी देर से आए, कि तुम्हारे ही तलाश में कई अपने मुल्क से हो गए पराए। तो इस बात की टीस भी रहती है। तो विस्थापन अच्छा रहा, और मन में वो जो अतीत की गठरी है वो चल रही है। अब यही नियत इस देह की, इसका दो तरफा व्यापार रहेगा, एक मिट्टी ने पाला पोसा, दूजी का नमक उधार रहेगा। सही बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप दोनों ही जगह से मतलब वाकिफ हैं, और दोनों ही दोनों माताएं आपके लिए बराबर कार्य कर रही हैं। जो आपका अतीत, अगर आपका अतीत वैसा ना होता तो शायद आज मतलब इस तरह की भावनाएं न पनपती आपके अंदर, और आप लेखन में इतने आगे, जो हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, शायद आप यहाँ ना बैठे होते। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे हाथ में दोनों ही चीजों का प्यार है। अब मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूंगी कि सावन का मौसम चल रहा है, आपकी पुस्तक में 151 पेज नंबर पर कविता है सावन, श्रोता आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए इस कविता में भी बड़ा नॉस्टैल्जिया है बचपन का। आपने अगर सुना होगा तो
बचपन सावन में अगर याद करें तो हम लोग क्या करते थे, वो नाव बनाया करते थे, पानी में डालते थे, हमने झूले में रेनी डे हो जाता था, हमारे चाचा जी छाता लेके स्कूल जा हाँ रहे हैं। पेड़ पे ना रस्सी डाल देते थे और वो एक लकड़ी बांध देते थे बीच में, तो बहुत सारे बहनें जो थी वो पटिंग लगाया करती थी। मेहंदी भी लगाते थे। मेरी दादी मुझे मैं तो बहुत छोटी थी तो स्पेशली ले जाती थी, भैया हमारी बिट्टी को भी लगा दो। तो मैं ऐसे वो पूरी डिजाइन नहीं बनाते थे, वो पीस कर मेहंदी लगाते थे, तो हाथ में पूरा लगा के बस हम ऐसे घूमते रहते थे कि मेहंदी लग रही है। जी चलिए इस कविता को सुनाते हैं, शायद इसमें वो आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएं कि जी बताएं। कागज में उम्मीद मिलाकर हम नाव बनाया करते थे। जी कागज में उम्मीद मिलाकर हम नाव बनाया करते थे, आंगन के पानी में वो सारे ख्वाब बहाया करते थे। और यहाँ बारिश के दिन एक दिन मैं खिड़की खोल कर रात को सोच रहा था, तो ये कविता तभी लिखी थी कि कागज में उम्मीद मिलाकर नाव बनाया करते थे, आंगन के पानी में सारे ख्वाब बहाया करते थे, सारे नाव लौट आते हैं सावन के इन रातों में, जिनको कभी बहा आया था बचपन की बरसातों में। क्या बात है। जब तो फिर अब बचपन में जाते हैं कि जब सावन आने की खुशियां जानवरों से साझा करते थे, मेढक ताल में टर्राते थे, मोर बगीचे नाचा करते थे, रंगीन सी छतरी लिए हाथ स्कूल हम जाया करते थे, बस रेनी डे की छुट्टी हो जाए सुबह से मनाया करते थे, प्लास्टिक की चप्पल पहने कीचड़ में कुदाई होती थी, माँ के हाथों उसी चप्पल से फिर घर में धुलाई होती थी, आंधी पानी घग्घोरानी पोशंपा खेला करते थे, चाय पकौड़ी गरम समोसे जी भर के पेला करते थे, झूले पर वो बहनें सारी, चलिए आपकी पुरानी यादें कि झूले पर वो बहनें सारी पटेंग लगाया करती थी, अपनी नाजुक हथेलियों में मेहंदी का रंग रचाया करती थी, देवर भाभी की बातों में सावन की शरारत पाई जाती थी, धान की रोपाई में भी खेतों में कजरी गाई जाती थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अब भी सावन आता होगा, अब भी सावन आता होगा, बारिश में डूबा एक आंगन होगा, कागज में पड़ी एक नाव होगी, वहीं कहीं मेरा बचपन होगा, सारे नाव लौट आते हैं सावन की इन रातों में, जिनको कभी बहा आया था मैं बचपन की बरसातों में। क्या बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सावन यहाँ पर भी अब सावन ही चल रहा है और बारिश जरूर है, भीगते नहीं है, सर्दी जुकाम ना भीगते नहीं, बारिश में पर भीगते नहीं। पानी कहीं भरता नहीं है, नाव भी नहीं चलाते हाँ, इवन खुदम खुदाई भी नहीं। जी जी बिल्कुल। तो वो नाव चलाना सचमुच में एक बहुत बहुत ही सुंदर यादें होती हैं। और झूले यहाँ पर भी झूलते हैं, लेकिन उन झूलों का मजा ही अलग होता है कि किस तरह से मतलब एक एक दूसरे का सहारा लेकर इतनी ऊंची ऊंची उड़ानें भरा करते थे। शायद जहाज में आज बैठते हैं टेक ऑफ और टेक उनका भी मजा नहीं आता जितना कि उसमें जो हम उस झूले में आता थे उस झूले में मजा आया करता। और चलिए पूरा एक समा बंधा रहता था, जिस तरह से आप लोग मेहंदी लगाती थी, कजरी गाई जा रही है, पूरा एकदम माहौल ही उस तरह का होता था कि लगता था सावन आ गया। बिल्कुल बिल्कुल वो प्रकृति के साथ जिया जाता था, उसमें कहीं पर भी कृत्रिम चीजें नहीं हुआ करती थी। तो वो बहुत ही अनमोल था, वो नहीं मिल सकता कहीं पर भी। तो हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे कि जहाज में लिखी कविताओं में क्या खास होता है। जहाज में सबसे बड़ा, अगर एक शब्द में कहें तो अकेलापन, एकांत बहुत है। आप तकरीबन वो 20 लोगों के साथ 6-6 महीने गुजारते हैं और उस 6 महीनों में शायद 2 या 3 बार 4 बार ही आप बाहर जाने को मिलता है जहां लोगों को देखते हैं आप। तो मेरी कविता है कि मैं जहाजी हूँ, समंदर मेरी पाठशाला है, मैं सूरज को समंदर से निकलते और रोज उसी में ढलते देखता हूँ। तो जीवन की जो समझ है कि जैसे सूरज को उगते देखते हैं सुबह आप और फिर शाम को उसी में ढलते देखते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि हर चीज का एक चढ़ाव है और एक उतार है। सही बात, उतार है। और इस चीज को समझने के लिए आपको अपने साथ समय चाहिए और जहाज पे वो समय खूब मिलता है। स्पेशली हम लोग कई बार रात को 12 से 4 वॉच करते थे, उस 4 घंटे में अंधेरे में अटलांटिक सी में या पैसिफिक ओशन में या इंडियन ओशन में आप अकेले खड़े देख रहे हैं, कोई और जहाज कहीं से आ गया तो एक्शन लेना है। और तकरीबन 20 दिनों में शायद 1 ही 2 दिन एक्शन रहते हैं, बाकी दिन आप सिर्फ खड़े ही हैं।
तो अपने साथ संवाद करने का मौका मिलता है उन जहाज पे। और दूसरा, जीवन का उतार चढ़ाव खूब देखते हैं आप। जैसे बहुत खराब वेदर हो गया तो एकदम जीवन पे आन पड़ी है, लगा कि कैसे सोने को नहीं मिल रहा है, पूरा जहाज हिल रहा है बुरी तरह से। और फिर अचानक से 2 दिनों बाद एकदम ही काम सीज, और जैसे लगता है कि मिरर है पूरा समंदर और चल रहा है। सही बात। मैंने ज्वाइन किया था जहाज, मुझे याद है, सऊदी अरेबिया में, और करीब 45 डिग्री टेम्परेचर था। मुझे लगता था इतनी गर्मी, और सीधा जहाज वहां से जापान पहुंचा और फरवरी में, और वहां पहुंचते ही डफल कोट्स और मफलर और वो सब निकाल। तो जो उतार चढ़ाव है वो जहाज में खूब देखने को मिलता है, और उसको समझने के लिए आपको अपने लिए अपने साथ एकांत और आंतरिक यात्रा का भी खूब समय मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप से जो मिल गया तो वो मुझे लगता है रब से मिल गया, एक हाँ, कनेक्शन तो जुड़। रचनाओं में वो चीज आती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो नजर आती है उन रचनाओं में, क्योंकि कहते हैं कभी कभी कवि और लेखक ये माध्यम होते हैं उनके लिए, भगवान के लिए, कि भैया तुम कलम पकड़ो, मैं बताता हूँ क्या लिखना है। क्या लिखना है, क्या जी बात है, बहुत सही कहा आपने। बिल्कुल। ये कहते हैं ना कि साहित्य समाज का आईना होता है, तो साहित्य तभी तो आईना बनता है जब क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ पड़ा हुआ है, बस आपको उठाकर लिखना है। तो लिखने वाला मिले कहाँ से? तो कवि और लेखक ही होते हैं जो उनके संपर्क में होते हैं। तो पहले उनसे जुड़ाव होता है, भगवान से जुड़ाव होता है, और उसके बाद हमारे द्वारा शब्द निकलते हैं। जी। तो हिंदी भाषा के उत्थान पर आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदी, पहले तो हम लोग, मतलब अगर ऐसे देखें तो हम लोग बहुत छोटे लोग हैं कि किसी भाषा के बारे में कुछ बोल पाए कि भाई इसका क्या होगा क्या नहीं। मेरे ख्याल से ये तो विशाल नदी है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेगी। ये सब हिंदी दिवस वो सब मनाया जाएगा, उसका रोना भी रोएंगे कि खत्म हो रहा है, बाजार चाहिए। देखिए जिस तरह से हिंदी रचनाएं आने लगी हैं और वेब सीरीज वगैरह बन रहे हैं, तो नया रास्ते लेते हुए हिंदी ऊपर आएगी। मेरा बस दो ही है, एक तो ये कि हिंदी को पकड़ के नहीं रखना है हमें कि पुरानी हिंदी ही चले या नई हिंदी ही चले। इसे थोड़ा मुक्त किया जाए, अंग्रेजी के शब्द भी ले लिए, फारसी के भी ले लिए, जो उसने लिया है वो चलने दिया जाए, ताकि इसका इसका पूरी तरह से प्रस्फुटन हो पाए। और दूसरा और सबसे जरूरी है कि बाजार हिंदी को मिलने की जरूरत है। ढेर सारे मौके, मुझे जैसे लगता है कि अभी वेब सीरीज इतने लिखे गए हैं, और रिसेंटली आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे शहरों के लेखक आए हैं और उन्होंने बहुत क्वालिटी के कंटेंट दिए हैं। नहीं तो एक समय करण जौहर की पिक्चरें आती थी और सब कुछ, सारे लोग स्विट्जरलैंड ही रहते थे। सोचिए कि 90% इंडिया स्विट्जरलैंड नहीं देखा और पूरे लोग स्विट्जरलैंड पिक्चरों में देख रहे हैं। जी जी जी। तो वो एक, मुझे लगता है कि इसका जो आयाम है बहुत बड़ा है, और अगर इसको बाजार दिया जाए, और बाजार दे सकते हैं ऐसे ही लोग जो पैसे से समृद्ध हैं, तो उनका ये थोड़ा उनको कोशिश करनी चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ पे आके जॉब करने लगे, तो कम से कम हमें रोजी रोटी हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि और कुछ नहीं तो मैं हिंदी में कविताएं लिख सकता हूँ, कहा उपन्यास लिख सकता हूँ। मेरा एक उपन्यास है इंडियापा, जो 2018 में आया था, और ये 2 कविता संग्रह आए। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे मिला और मैं चाहता था कि आप मेरी किताब पढ़ें, तो मुझे उससे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है जो छोटे लेवल पे, ताकि बाजार मिले हिंदी को, लोग जाने कि हाँ हिंदी। तो यही मेरी एक कोशिश है कि हिंदी को थोड़ा मुक्त किया जाए मठाधीसी से, कि यही तरह इसी तरह का लिखिए, ये अच्छा नहीं है, बुरा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं किया जाए। जो जैसे भी लिख रहा है, छोटा बच्चा सिंगापुर में अगर कुछ भी हिंदी लिख रहा है उसे लिखने दिया जाए। और दूसरा, थोड़ा इसको बाजार दिया जाए, इसको वैल्यू की जाए कि भाई इससे कुछ आदमी कमा सके, तो उसको लगे कि यार मैंने इतने घंटे लगाए तो कुछ तो मतलब निकला इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। श्रोता श्रोता बढ़े, हिंदी को जानेंगे जब बच्चे पढ़ेंगे हिंदी, और उन्हें मुक्त रूप से पढ़ाया जाएगा, उन्हें बांधा नहीं जाएगा। तो आपने ये बिल्कुल बात सही कही कि बच्चे के दिमाग में जो भी आ रहा है, अगर वो उसे उतार रहा है उन शब्दों में, तो उन शब्दों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और उसे उस बात पर बढ़ावा देना चाहिए कि ठीक है आप लिखिए, कैसे भी आप लिखिए। मतलब सिंगापुर का बच्चा मेरे ख्याल से उस तरह की हिंदी नहीं लिख पाएगा जिस तरह से प्रेमचंद दिनकर लिखते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हिंदी में लिख रहा है, यही अपने लिए बहुत, हमारे लिए बहुत, हमारी पीढ़ी के लिए बहुत खुशी की बात है, जिसको हमें पानी देने की जरूरत है। बिल्कुल। और पानी हम ऐसे दे सकते हैं कि अगर हमारा बच्चा है तो हमें अपने घर से ही उसको हिंदी सिखानी है, क्योंकि हम जानते हैं हिंदी को। तो हमारी जो मतलब विरासत में कहते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। धन देने से आजकल कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और पेड़ पौधे, ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिल सके, जो आज की जरूरत, बिल्कुल, कि बच्चों को हमें ये देना धन तो चाहिए। कमा लेंगे वो। धन वो कमा लेंगे, धन देकर कुछ नहीं होगा अगर लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, बोलने के लिए उनकी अपनी भाषा ही नहीं रहेगी उनके पास, तो वो सोच कैसे डेवलप होगी उनके अंदर।
दूसरे की माँ को माँ कह लेने से माँ नहीं हो जाता कोई, मतलब माँ है वो भी है, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि जड़ों से जुड़े रहना, वो एक अलग ही बात होती है। अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जब प्यार होता है इंसान को, तो वो संवेदनाएं ऐसे खुलकर निकलती हैं हृदय में कि हृदय भी मतलब विशाल हो जाता है। जैसे आप समुद्र में रहते हैं तो इतने बड़े समुद्र को आपने देखा है कि कैसे लहरें हिचकोले मारती हैं, तो वही झील में और समुद्र में अंतर होता है। तो अपना जो है वो अपना ही होता है और उसे लेकर चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सिंगापुर की भूमि आपके लिए किस प्रकार सौभाग्यशाली साबित हुई। आपकी बातों से तो हमें पता चल ही गया है, परंतु कुछ शब्द आप कहना चाहेंगे इस बारे में। सिंगापुर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो सिंगापुर ने मुझे एक आर्थिक स्वतंत्रता दी ताकि मैं अपने मन का कुछ कर सकूं। दूसरी चीज कि यहाँ चीजें इतनी सिस्टमेटिक हैं, इतनी अच्छी हैं कि आपको रोजमर्रा की आपका हाउस टैक्स और बिजली का बिल और ये करने में, क्योंकि नौकरी के अलावा जो समय बचता है वो आपका क्वालिटी समय रहेगा, तभी आप उसमें कुछ कर पाएंगे। भारत में अक्सर आप इतने व्यस्त हो जाते हैं। अफकोर्स चीजें बदल रही हैं भारत में, पर जो भारत मुझे याद है जब मैं वहां से आया था, तो ज्यादातर समय आप उस धूल धक्कड़ उस परेशानी में इतने व्यस्त रहते थे कि समय नहीं मिल पाता था। इनफैक्ट मैं बहुत सम्मान करता हूँ भारत के लेखकों का, जो कि इन सारे आपाधाप, चाहे वो नागार्जुन हो, मुक्तिबोध हो, इतने सारे आपाधापियों के बावजूद वो इतना अच्छा कुछ लिख पाए। पर सिंगापुर की बात करूं तो मैं उसके लिए बहुत तहे दिल से, हृदय तल से शुक्रगुजार हूँ। सिंगापुर ने वो चीज मुझे दी यहाँ पे, और ये मेरी तीनों रचनाएं यहीं की आई हैं, तो ये भी मुझे रहेगा। अगला जो मेरा उपन्यास आ रहा है उसमें एक सिंगापुर के प्रवासी जीवन पर भी लिखा है। एक इंसान की कहानी है जो भारत से यहाँ विस्थापित होता है। कहीं ना कहीं आप लिखते हैं तो अपना बहुत कुछ में लिखते हैं, तभी झलकता भी है वो। तो मैंने कोशिश की है उसमें सिंगापुर को दिखाने का। वो मेरी तरफ से सिंगापुर को एक प्रणाम है। क्या बात है। तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही सिंगापुर के बारे में, और जहाँ का भोजन मिलता है, जहाँ पर हम रहते हैं, और जैसे कि हमने बताया कि एक दूसरी माँ है, तो प्रणाम तो हमारी तरफ से भी है सिंगापुर को। बनता ही। बिल्कुल बनता है। तो आखिरी सवाल था अब इस बार हमारा कि आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सिंगापुर के श्रोताओं की बात करता हूँ। संदेश से ज्यादा मैं आग्रह ही कहूंगा कि अ, यहाँ पे बहुत से नॉर्थ इंडियंस हैं और बहुत से लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। तो जैसा जो आपने भी कहा, उसे मैं कहूंगा कि हिंदी को हमें पानी देने की जरूरत है। वो जो हमारे अंदर हिंदी को लेके हीन भावना है, वो यहाँ भी इतनी दूर चले आए लेकिन अभी भी बनी हुई है, वो मैंने देखा है। तो अब जैसे मैं कविता लिखता हूँ, एक तो पहले हिंदी लिखता हूँ, एक तो करेला, ऊपर से कविता लिखता हूँ जो संवेदना की चीज है। तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, दोनों चीजें हमें नहीं चाहिए। हमें पहले तो हिंदी नहीं चाहिए, पर संवेदना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, जो गलत है। जी जी। क्योंकि हम इसके लिए पैदा नहीं हुए कि हम कोई चीज बेचें, हम साबुन बेचें, तेल बेचें, सर्विस बेचें, इसके लिए नहीं पैदा हुए थे। वो हमारे जीने का एक तरीका है। बिल्कुल संवेदना, जीवन की अनुभूति, वो सबसे जरूरी काम था मनुष्य होने का, वही हमारा सबसे अलग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कविताओं में वो चीजें हैं। हम्म किसी भी तरह के आर्ट में, कहीं कह लें कविताएं में। तो मेरा बस यही कहना है कि अ, इसको ये ना सोचें कि ये कविता की किताब है या फिर ये कहानियां या हिंदी, क्यों इसको क्या करना है, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मुझे इसको बेचना है। मेरा बस यही है कि मेरा जो मुख्य उद्देश्य है कि हिंदी यहाँ बची रहे। इन्हें ये गर्व होना चाहिए, इन्हें खुशी होनी चाहिए कि चलो हमारे बीच में कोई है जो हिंदी लिख ही नहीं रहा है, बल्कि उसे कविताएं भी लिख रहा है। तो मुझे इस बार, भारत में तो बहुत हिंदी बोल रहे हैं लोग, मुझे भारत में इसको फैलाने पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये अपनी कुवत होगी तो पहुंच ही जाएगी, जिसको अच्छी लगे लगे। पर मैं सिंगापुर में पर्सनली जो भी हिंदी भाषी लोग हैं, मैं उन तक पहुंच के कहना चाहता हूँ कि मेरी किताब है, आप इसको लीजिए। इस किताब से मुझे कोई कमाई नहीं, और इसे मैं, पर मैं इसलिए फ्री में नहीं देना चाहता कि फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। मैं जी चाहता हूँ उसका कुछ टोकन पैसा दे और उसको ले अपने बच्चों को पढ़ाए। जी। अभी बीच में प्रतिमा जी ने, एक है मेरी दोस्त है प्रतिमा सिंह जी, उनके पति इसमें से एक कविता है बहनों पर कि हम बहनों का नहीं था कोई भाई, राखी पर बांधने को नहीं थी कोई कलाई। वो कविता अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो मुझे बहुत खुशी मिली ये देख कर कि जो मेरा मुख्य उद्देश्य था इसको लिखने का,
कि अभी भी अपने बच्चों को लोग पढ़ा मुझे सकें क्या इससे। लगता है कि ये जितने भी आर्ट फॉर्म होते हैं, मतलब ये सृजन करने वाली चीजें, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, कोई भी सृजन जो चीजें हैं, ये भगवान का उपहार होता है। भगवान ने हर किसी में आर्ट का फॉर्म डाला हुआ है। कुछ लोग डेवलप कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं डेवलप कर पाते हैं। तो इनको समझने के लिए इन्हीं के जैसे लोग होते हैं। हमारे जो श्रोता हैं कविताओं को समझने वाले, वो कविता वाले ही होंगे। मतलब जो दूसरे श्रोता, वो शायद इन चीजों को नहीं समझ पाते होंगे। तो अगर उनकी वजह से, मुझे ऐसा लगता है कि ये हीन भावना न रखी जाए। नहीं जो तो मैं हाँ। इसका मैं उत्तर देता हूँ। इसी के लिए मैंने भारत का उदाहरण दिया कि भारत इतना बड़ा देश है कि हम्म। वहां आप ऐसे बहुत से लोग पा जाएंगे आप, जी। जी। कि आपको ये लगेगा कि हाँ लिखना कोई बेकार काम नहीं है। हम्म। यहाँ जब आपको पता है कि हम ही लोग हैं कुल मिला जुला के, हम्म। हो सकता है आपके अंदर कविता के प्रति मोह ना हो, हम्म। लेकिन आपको अगर भाषा के प्रति मोह है, इस आर्ट को लेकर रिस्पेक्ट है कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, इतना तो जरूर कर सकते हैं आप कि उसको अप्रिशिएट करें, अपने बच्चों को दें, क्या पता उसके अंदर वो चीज डेवलप हो जाए। जी। क्योंकि हम लोग वैसे ही मिला जुला के थोड़े लोग हैं, अगर हम में से सिर्फ वही ढूंढेंगे तो मेरे ख्याल से हम 50-60 ही बचेंगे, जो कि और होता भी यही है, इवेंचुअली 50-60 ही हैं जो कि हिंदी की बातें करते रहते हैं। पर हम्म। मेरी कोशिश है, चूंकि हम अपने देश से दूर आ गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें आगे बढ़ के भाषा को हाथ से लेना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि आपको कविता समझ में आती, बल्कि इसलिए कि ये हमारी चीज है, इसे हम नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बस बात। यही गुजारिश। नहीं, ऐसी संस्थाएं भी हैं सिंगापुर में, काफी निकल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी डेवलप बात है करते हैं, ये। अब जैसे साधना संगम है, या हम विश्व साहित्य सेवा संस्थान है, या अब तो देखिए कि भोजपुरी वाले भी अपनी भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैथिली वाले जो हैं, मैथिली से जुड़े हुए हैं, वो उन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक, जो सकारात्मकता दिखाई दे रही है, ये एक अच्छी बात है। और एक अच्छी पहल है। भाषाओं के लिए। हाँ, अब हम ये जो, अच्छी पहल। अब मेन ये हो जाता है कभी कभी कि हर घर एक जैसा नहीं होता। हमने अपने बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो हाँ, मतलब मैं उसी की गुजारिश करता हूँ। इसको ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे लोग लेंगे सारे पसंद करेंगे, बट बिल्कुल इसको थोड़ा बढ़ाना है, हम इसको इस बात के लिए अप्रिशिएट करना है बिल्कुल। कि ये इतनी देश से दूर कोई लेके आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम प्रोत्साहन दें, बस वही, और कुछ नहीं। और आप सब लोग जो कर रही हैं वो बहुत काबिले तारीफ है, साधना जी, शार्दुला जी, चित्रा मैम, संगीता जी, आप ये सब लोग बहुत मेहनत कर रही हैं, और मैं उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपको कुछ नहीं पड़ी है, या मैं कोई इतना बड़ा राइटर नहीं हूँ, लेकिन कम से कम आप ये कोशिश कर रही हैं कि बताया जाए कि हाँ सिंगापुर में भी कोई लिख रहा है। जी तो बिल्कुल। बस यही चाहिए, यानी यही हमारा चाहिए। उद्देश्य ही यही है, शायद भगवान ने हमें इसीलिए भेजा है, आपको, हमें, कि हाँ, हमारा स्वधर्म यही है। स्वधर्म यही है। अब हमें जाकर पता चला है कि मतलब हाँ, क्यों हमें वहां पैदा किया गया, ताकि हम बेसिक चीजें बिल्कुल सीख सकें, उनकी उनकी संस्कृति को बिल्कुल जान सकें। अगर हम वहां ना पैदा होते तो शायद हमें ना पता होता कि एक ब्राह्मण सुबह सुबह थैला लेकर आता है जो आखत मांगता है। हम अपने बच्चों को बिल्कुल समझाते हैं कि मतलब उन्हें लगता है कि शायद भिखारी है जो मांग रहा है, लेकिन नहीं, बात वो नहीं है। इससे भी कहीं ज्यादा ऊंची बात होती है कि जब एक ब्राह्मण दरवाजे पर आता है और वो शुद्ध, हम उसे नहा धोकर शुद्ध तरीके से आखत देते हैं। तो आखत जैसा शब्द भी हमें इसीलिए पता चला क्योंकि हम वहां पर थे, वहां बिल्कुल पैदा बिल्कुल। हुए तो थे। वहां पर हमने बार्टर सिस्टम देखा कि अनाज देकर सब्जियां खरीदी जा रही हैं। बच्चों को नहीं पता कि वो, उन्हें लगता है बच्चों कि को हर चीज पैसा ही है। और शायद वो उनको इसीलिए लगता है आज इतने मनी माइंडेड हो गए हैं कि बस पैसा चाहिए। बस पैसा चाहिए, बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें ऐसे गांव में पैदा किया कि जहां से हमें नदी पार करके आना था। उस नदी में हिलोरे बिल्कुल को हिलोरे करना, या हमारी दादी का हमारे ऊपर पैसे ऐसे उतार कर उस नदी में फेंकना, ये सारी चीजें बताती हैं कि आप कितने सौभाग्यशाली थे। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे विश्व साहित्य सेवा संस्थान में आने के लिए। और हम आपसे मिलते रहेंगे, हम हिंदी के बारे में बातें करते रहेंगे, आपकी कविताओं के बारे में हमेशा बात करते रहेंगे जब भी मौका मिलेगा आपसे। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। धन्यवाद अनुसुईया जी।